स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अगर मुझे सही याद है तो 3D के जेई मेंस ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे थे। पेज 2 पर हम पहुंच गए थे। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बाकी अगर 12 से लेकर 24 में अगर मेंस ऑब्जेक्टिव में किसी का कोई डाउट बचा हुआ है तो वो पूछ लो, जो पहले डिस्कस नहीं हुआ। चलो एक तो अनन्या का आ रखा है 24 में। देखो हमें क्या बोला गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 3 फ्रॉम द प्लेन। पहली बात तो एक प्लेन दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन में दी गई है x - y प्लस z इक्वल टू -5। अब हमें बोला गया है कि एक पॉइंट है 1 -2 और 3। इस पॉइंट का पी पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है। हमें बोला गया है कि एक लाइन है x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/-6। तो ये लाइन सपोज करो ऐसी सी आ रही है, ये एल लाइन की कुछ इस टाइप से आ रही है। तो हमें क्या करना है, पी पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल चलना है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, ये बोला गया। तो हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन इस लाइन एल की है उतनी ही डायरेक्शन यहाँ पर एक लाइन की दे देंगे, और वो लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, पी पॉइंट से। ठीक है, एक नई लाइन बनी इस तरीके से। अब ये जो लाइन होगी हमारे पास प्लेन को जाकर कट करेगी ए पॉइंट पर, तो हमें ये पी ए डिस्टेंस बताना है। नॉर्मली तो परपेंडिकुलर बताना होता है, इस पर ये बताना है। तो यहाँ से सोच के देखो, जो पी ए लाइन है उसकी इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट हमें पता है कितना है, 1 - 2 3, तो x - 1 y + 2 और z - 3। डायरेक्शन हमें पता है इस लाइन के पैरेलल होगी, तो जो डायरेक्शन इसकी है 2 3 -6, वही हमारी जो सेकंड लाइन है उसकी आ जाएगी। इक्वल टू लेंडा मान लेंगे, यहाँ से x कोऑर्डिनेट दिया है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट के साथ में लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 2 लेंडा + 3 लेंडा -2 और -6 लेंडा + 3। अब इस पॉइंट के बारे में स्पेशल होगा कि ये इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। उठाकर पुट कर देंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, लेंडा निकल कर आ जाएगा। लेंडा आ गया तो ए पॉइंट आ गया, और अगर ए पॉइंट आ गया तो पी ए के बीच में डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सॉरी, किसी को लग रहा हो कि इसके बाद नहीं होगा, डाउट हो इसमें कुछ, या फिर 12 से 24 के बीच में कोई डाउट बचा हो। सिर्फ अभी 24 तक बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे तो इसमें अब ये माइक दूसरा है। अब बताओ, अब आ रही है वॉइस सही? डिस्टर्बेंस तो देखो ज्यादा नहीं होगी, वो बस एक बजिंग सा साउंड होगा, वो सीपीयू की थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, अगर आ रही होगी तो। वॉइस जो लोग बता रहे हो वो अब ठीक हुई है और कम हो गई है? तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। जेईई मेंस ऑब्जेक्टिव के नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्वेश्चन है 25 to 34। अब अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो वो चैट में लिख के भेज दें। 25 में बोला हुआ है, वेरिएबल प्लेन passes through a fixed point ABC and meets the coordinate axis in ABC. Locus of the point common to the plane through ABC and parallel through coordinate plane is। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि एक प्लेन है, कोई भी रैंडम प्लेन है अपने पास, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को ABC पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, हम मान लेते हैं। मैंने मान लिया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे अल्फा 0 0। ऐसे ही बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे 0 बीटा 0, क्योंकि वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ये 0 आएंगे। वाई कोऑर्डिनेट का कोई आइडिया नहीं, बी मान लिया। सी की बात करें, वो जेड एक्सिस पर लाई करेगा, एक्स और वाई 0 आएंगे, और जो जेड कोऑर्डिनेट है उससे मान लिया ये आ गया। अब सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, ये कहना क्या चाह रहा है, 3 पॉइंट पर कट करा। अब ये कह रहा है कि ए पॉइंट से प्लेन बनाओ जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, मतलब बेसिकली 3 प्लेन ऐसे बनेंगे, एक एक्स वाई प्लेन के पैरेलल बनेगा, एक हमारे पास नॉर्मली यही बनाते हैं कि एक्स वाई और जेड। तो ये जो 3 प्लेन बनेंगे, एक तो आएगा एक्स जेड के पैरेलल,
एक आएगा वाई जेड के पैरेलल और एक आएगा वाई एक्स के पैरेलल। तो अगर 2D से थोड़ा तुम रिलेट करो, अगर मान लो ये पॉइंट है हमारे पास एक अल्फा कोमा जीरो, सिर्फ 2D की बात करें, और इसमें मैं बोलूँ कि वाई एक्सिस पर एक लाइन लाई कर रही है इस तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल, और एक पॉइंट है अपने पास बी जीरो कोमा बीटा, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो नया पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा कोमा बीटा मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही काम हम 3D में कर रहे हैं इन 3 पॉइंट के साथ। ए से एक प्लेन ड्रॉ करें कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल, ठीक है। बी से ड्रॉ करें, जैसे 0 0 कौन है, वाई जीरो है, जेड जीरो है, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल आएगा। वाई जेड प्लेन नहीं होगा, ध्यान देना, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। ऐसे यहाँ पर एक्स जीरो जेड जीरो, तो ये होगा एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, और एक्स जीरो वाई जीरो, तो ये होगा एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। तो जैसे एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर हम मूव करें तो या तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है या वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल वैसे ही वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन तीनों पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। तो इन तीनों प्लेन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा अपने पास वो क्या जाएगा, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। तो ये हमसे इस पी पॉइंट का लोकस मांग रहे हैं, पहली बात ये समझना जरूरी है। अब अगर हम प्लेन की बात करें, हमारा जो प्लेन था वो ए बी और सी इन 3 पॉइंट से पास कर रहा था। मतलब अल्फा उसके लिए एक्स इंटरसेक्ट होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को अल्फा पर कट कर रहे हैं, वाई इंटरसेक्ट बीटा होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर बी को कट कर रहे हैं, और जेड इंटरसेक्ट होगा गामा। तो प्लेन की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी हो तो एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1, ठीक है। इस प्लेन के बारे में स्पेशल ये है कि ये ए कोमा बी कोमा सी नाम के फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो पॉइंट उठाकर पुट कर देंगे। तो ए अपॉन अल्फा, बी अपॉन बीटा, सी अपॉन गामा इक्वल टू 1, ये आ गए। अब लोकस किसका निकालना था हमें, बी का, अल्फा बीटा गामा का। तो जहां जहां अल्फा बीटा गामा आ रहे हैं वहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, एक्स वाई और जेड। तो ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 1, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। पल्ले पड़ा क्या करें, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है, बस हमें समझना जरूरी है कि बोलना क्या चाह रहे हैं और कहाँ पर क्या सेंड होगा। बताओ भाई जल्दी से, किसी को दिक्कत है कुछ तो, सही है। और बताओ कौन से, चलो किसी का आया हुआ 26, वो डिस्कस करते हैं। में हमें बोला हुआ है कि हमारे पास दो सिस्टम है रेक्टेंगुलर एक्सिस के हैविंग द सेम ओरिजिन। मतलब ये एक तरह से वो काम करवा रहा है जैसा हम 2D में पढ़ते थे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है। अगर मैं अपनी एक्सिस को रोटेट कर दूं विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, ये हमारे पास नई एक्स एक्सिस आ जाएगी, ये हमारे पास नई वाई एक्सिस आ जाएगी, और ओरिजिन दोनों जगह क्या रहा, सेम रहा। वैसा सही काम हम इसे यहाँ पर करवा रहे हैं, 3D में करवा रहे हैं। हालांकि 3D में हमारे पास उतना आसानी से टेबल नहीं होती कि हम काम कर सकें, लेकिन फिर भी कोशिश तो करेंगे। तो दो सिस्टम है एक्स वाई जेड में, दोनों सिस्टम का ओरिजिन जो है वो सेम है। अब पहला जो हमारे पास प्लेन है, पहला जो सिस्टम है उसके अंदर क्या हो रहा है, एक प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहे हैं ए बी और सी डिस्टेंस पर। लिखा हुआ है ना, देखो, डिस्टेंस इज ए बी सी फ्रॉम द ओरिजिन। तो प्लेन कट्स देन का मतलब क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब बेसिकली एक्स इंटरसेक्ट वाई इंटरसेक्ट और जेड इंटरसेक्ट हमें दे दिया गया। तो हम क्या लिख देंगे, प्लेन की इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, इंटरसेक्ट फॉर्म यूज करके प्लेन की इक्वेशन आ गई। अगर हम सिस्टम 2 की बात करें, सिस्टम 2 में भी हम सेम प्लेन की बात कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं करा, लेकिन सिस्टम 2 के हिसाब से जो इंटरसेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है। ये हमारे पास वो आ रहे हैं एक्स इंटरसेक्ट वाई इंटरसेक्ट जेड इंटरसेक्ट। अगर अब प्लेन की इक्वेशन निकालूं तो एक्स अपॉन ए डैश वाई अपॉन बी डैश प्लस जेड अपॉन सी डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जिस प्लेन की इक्वेशन है ये भी उसी प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन हमने चेंज नहीं करा, दोनों सिस्टम के लिए ओरिजिन भी सेम है। अगर ओरिजिन और प्लेन में कोई बदलाव नहीं आ रहा तो ओरिजिन का जो डिस्टेंस होगा प्लेन से वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करें,
वो हमें निकालना आता है। 0,0,0 पहले प्लेन में पुट करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अपॉन में आएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, पूरे का मोड लगाने की जरूरत नहीं हालांकि, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसी 0,0,0 का दूसरे फॉर्म में दूसरी जो इक्वेशन है उससे डिस्टेंस निकाला जाए तो 1/√, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्केलिंग कर दो, तो जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/, अच्छा a डैश नहीं था, a1 b1 c1 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/a1 का स्क्वायर, 1/b1 का स्क्वायर, 1/c1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आएगी। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर क्योंकि सवाल में फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने मान लिया कि x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ABC मान लिया। हालांकि तुम ये भी कह सकते हो, मतलब ये मान लिए होने को ये भी हो सकता था कि उसने कहा ओरिजिन से डिस्टेंस a है, उसने कहा था ओरिजिन से डिस्टेंस a पर कट कर रहे हैं, तो वो a पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, a नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली 8 केस बन सकते हैं, a b c -a -b -c -a b c, लेकिन वो स्केलिंग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसलिए बता रहा हूँ। अगर किसी और सवाल में कुछ फर्क पड़ता हो तो किसी को दिक्कत है पूछ लो। बाकी एक बच्ची कह रही है कि आवाज बीच बीच में बंद हो रही है, सबके साथ इश्यू है भैया, एक दो बच्चों के साथ किया भाई। ठीक है, अब कोशिश करते हैं 26, उम्मीद करता हूँ समझ में आया, किसी को डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट बताओ भाई, कौन सा डाउट है? 32 में बोला हुआ है, अ वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन a b and c, द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC इज। तो सबसे पहले प्लेन की बात कर रहे हैं, कुछ भी बात करने से पहले हमें प्लेन की इक्वेशन माननी पड़ेगी। तो प्लेन की इक्वेशन मानने की सबसे आसान तरीका क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म मान लो, क्योंकि कम से कम वेरिएबल आते हैं। तो ये हमने प्लेन की इक्वेशन मान ली। अब हमारा जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं, a0 0 आएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, 0 b 0, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 0 c, और ओरिजिन हम ऑलरेडी जानते हैं 0 0 0 होगा। इसने कहा है कि इन चारों पॉइंट से बनने वाला जो टेट्राहेड्रन है उसके सेंट्रोइड का लोकस बताओ। तो सेंट्रोइड अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, चारों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 4, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 4, जेड कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 4। इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा और इसको गामा। तो अगर a/4 अल्फा के बराबर है तो a कितना आएगा, 4 अल्फा आएगा। तो प्लेन की इक्वेशन दोबारा कितनी आ जाएगी, x/4 अल्फा, y/4 बीटा सिमिलरली, और z/4 गामा इक्वल टू 1। अब इस प्लेन के बारे में एक अच्छी बात यह है जो हम जानते हैं कि अगर मैं 0,0 से इसका डिस्टेंस निकालूं तो वो p के बराबर आना चाहिए। डिस्टेंस निकालना हम जानते हैं, 0 0 0 उठाकर पुट कर देंगे, क्या बनेगा, 1/√, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक मिनट रुको, 1/√, 1/x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वो 16 अल्फा स्क्वायर आएगा, 1/16 बीटा स्क्वायर आएगा, 1/16 गामा स्क्वायर आएगा, और ये हमें दिया हुआ है p। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको नीचे ले आओ, तो सोच के देखो क्या बन जाएगा, 1/16 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/16 बीटा स्क्वायर प्लस 1/16 गामा स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 1/p स्क्वायर। 16 कॉमन उठाकर दूसरी जगह पटक देना राइट हैंड साइड की तरफ, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। किसी को दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, कोई स्टेप दोबारा पूछना हो? हाँ भाई बोलो, आया या नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, 30th क्वेश्चन अब पूछा है किसी ने। 30th में बोला हुआ है, if a plane cuts off intercepts OA, OB and OC from the coordinate axis, then the area of triangle ABC is equal to। अब इंटरसेप्ट की लेंथ दी हुई है, जैसे OA हमें दिया हुआ है A, OA A दिया हुआ है, ये क्या होगा, X इंटरसेप्ट होगा। अब अगर ये X इंटरसेप्ट है, क्योंकि एक्सिस पर बोला गया, तो X एक्सिस पर लाई करेगा। अब अगर X एक्सिस पर लाई करेगा
तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं A0 0 आएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट जो है OB, वो अपने को दिया हुआ है B, तो उसमें क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट B होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 0 C। हमसे पूछा हुआ है इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करो। करना आता है अपने को, हाफ इंटू A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, या फिर क्या कर लो, ये भी कर सकते हो, हाफ इंटू कोई भी दो वेक्टर लिख लो, AB वेक्टर और BC वेक्टर, मान लो ये लिख लिए, इनका मोड निकाल लो, कुछ मर्जी कर लो, आंसर सेम आएगा। कर लोगे या करके दिखाऊंगी? क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें, कुछ खास है नहीं वैसे इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों तुमसे हुआ नहीं। वेक्टर में ऐसे बहुत सारे सवाल करे हैं तुम लोगों ने, खुद में करे हैं तुम लोगों ने, डाउट भी नहीं पूछे वो, तो या तो 3D में पूछ लिया इसलिए। और ऐसा वो नहीं है कि कोई रूल है कि वेक्टर का सवाल है तो वो वेक्टर से ही करना है, 3D का यूज नहीं करना, 3D का सवाल है तो 3D से ही होगा। दोनों मिक्स चैप्टर है इसलिए साथ में पढ़ाए जाते हैं। सर ने भी जब पढ़ाए होंगे तो बीच बीच में मिक्स काम करे होंगे, वेक्टर वाला 3D से करवा दिया होगा, 3D वाला वेक्टर से, जो आसान पड़ेगा उससे करेंगे अपने, है ना। करने को तो मेहनत मेहनत करने को और भी तरीके हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो, AB डिस्टेंस निकालो, BC निकालो, AC निकालो, पर वो मेहनत वाले काम है। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर AB डिस्टेंस निकाल लो, फिर C से AB लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ये ट्राइंगल तो दिए ही हुए है, तो BC डिस्टेंस निकाल लो, A से BC पर परपेंडिकुलर गिरा दो, उसकी लेंथ निकाल लो, मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा। पर वो मतलब घटिया तरीके हैं, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, तो ये कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30th के बाद बताओ और कौन सा डाउट है? सिर्फ 34 तक ले रहा हूं अभी मैं, 34 तक अगर किसी का हो। ठीक है, रिजुल का है 33। 33 में भाई तुझे बोला हुआ है कि एक क्यूब है, उसके 6 फेस हैं, उनकी इक्वेशन दे रखी है, x+1 = 0, फिर है x-1 = 0, y+1 = 0, y-1 = 0, z+1 = 0, z-1 = 0। ये 6 फेस हैं उसके क्यूब के। एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि हमें क्या करना है, हर प्लेन से डिस्टेंस निकालना है और उसका स्केयर करना है, पहली बात तो अगर मैं अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा का x+1 = 0 इससे डिस्टेंस निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट उठाकर पुट कर दूंगा, कितना आएगा, α+1 अपॉन में आता है सभी के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के स्केयर का सम, वो 1 आएगा, चेक कर ले, तो α+1 आ जाएगा। अब ये कह रहा है इसका स्केयर करो, ऐसी इसका डिस्टेंस निकालो x-1 = 0 से, कितना आ जाएगा, α-1 का स्केयर, क्योंकि पॉइंट पुट करते जाना है बस, सिंपल सा फॉर्मूला जो हम जानते हैं, β+1 का स्केयर, β-1 का स्केयर, γ+1 का स्केयर, γ-1 का स्केयर, इन सभी डिस्टेंसेस के स्केयर का सम, पहले स्केयर करना है फिर सम करना है, ये ध्यान रखना। ये हमें दिया हुआ है 10 के बराबर, एक्सपेंड कर ले भाई, आंसर आ जाएगा। अल्फा स्केयर कितना होएगा, 2 अल्फा स्केयर, ऐसे 2 बीटा स्केयर आ जाएगा, 2 गामा स्केयर आ जाएगा, प्लस का 2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा कटेगा, ठीक है, कट कटा कर क्या बचेगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड करवा दे, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस गामा स्केयर इक्वल टू आ जाएगा 2, और जिसका लोकस निकालना था उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड से, तो आंसर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद किसी ने बोला है 34, द कोप्लेनर पॉइंट्स ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली देन रिलेशन मांग रहा है, तो इसमें तो वही करेंगे, अगर 4 पॉइंट हैं कोप्लेनर हैं, या आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका गलत दिया हुआ है, कुछ गलत दिया हुआ है तो बताओ, नहीं तो फिर कंसेप्ट तो तुम्हें शायद पता ही है। जैसे ए पॉइंट दिया हुआ है 2 - x 2 2, सही है, क्वेश्चन आ गया था, फिर तो सिंपल सवाल है यार, तो बी था 2 2 - y 2, सी दिया हुआ है 2 2 2 - z, और डी दिया हुआ है 1 1 1,
तो अगर चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब अगर इनसे बनने वाले मैं 3 वेक्टर्स लिख दूं, सिंपल वेक्टर्स लिखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, एडी लिख लेंगे, बीडी लिख लेंगे, सीडी लिख लेंगे, बस चारों पॉइंट यूज होने जरूरी है। वो गलती मत कर देना ए बी बी सी और ए सी लिख दिया, कहीं कह दो राजी हो जाओ कि हो गया काम। तो ये तीनों वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा एसटीपी आएगा वो 0 आना चाहिए। एडी का मतलब कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स में से 1 गया 1 माइनस एक्स, 2 में से 1 गया 1 फिर 1। बीडी का मतलब हो जाएगा 1 1 माइनस वाई 1, और ये आ जाएगा 1 1, कितना आ जाएगा 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। तो किसका डाउट था भाई ये पहले तो? हाँ भाई सार्थक, यही किया था कुछ और किया था? क्योंकि अगर ये नहीं किया था तो ये करके देख लेना, अगर यही किया था और आंसर नहीं आया तो मैं फिर थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। इसके बाद डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगानी है, इसके बाद तो हो जाएगा। ठीक है, इस हाँ आ जाएगा, यही करना है, सोल्व कर दो। ले भाई सोल्व भी कर लेते हैं। देखो क्या करेगा, जितने जीरो बना सकता है उतने जीरो बना ले। 1 माइनस एक्स 1 1 है, R2 में से मैं R3 माइनस कर रहा हूँ, कितना बनेगा 0। 1 माइनस वाई में से 1 गया 2 माइनस वाई, 1 में से 1 माइनस जेड गया माइनस जेड, 1 1 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक्स वाई और जेड कॉमन ले लेते हैं बाहर। अगर मैं एक्स वाई और जेड बाहर कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 0 और 1 अपॉन एक्स। अगर सेकेंड रो में से y कॉमन लिया है तो 1 बाय वाई आएगा, 2 बाय वाई माइनस 1 आएगा और आ जाएगा 1 बाय वाई। तीसरे वाले में से बन जाएगा 1 बाय जेड माइनस 1 1 बाय जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो वो पॉइंट्स सेम बनाने चालू हो जाएंगे और मान के चलना पड़ेगा कि 0 नहीं है। मीत कह रहा है मैंने C2 माइनस C3 किया। हाँ यही किया मैंने, कुछ और बोल दिया था क्या मैंने? कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा हाँ सही बात है, गड़बड़ तो है। अच्छा यहाँ नहीं थी, यहाँ तो 1 माइनस, हाँ सही है, मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ है, दोबारा लिख लेते हैं। ये बन जाएगा, पहला कॉलम हमने सेम रखा है 1 माइनस एक्स 1 1, सेकेंड कॉलम में बनेगा 0, ये बनेगा माइनस का वाई जेड 1 1 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, R2 में से माइनस कर लेते हैं, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस एक्स 0 1, 1 में से 1 माइनस एक्स गया, कितना बचेगा सॉरी प्लस का एक्स, साथ में बचेगा माइनस वाई। कैलकुलेशन देखते रहना, बाकी भावनाएं तो यही है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई प्लस वाई जेड, बाकी तो खत्म ही है। प्लस में आ जाएगा 1 इंटू एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई माइनस वाई कटेगा, वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से दोनों तरफ डिवाइड करवा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, और बताओ कौन सा डाउट है? 34 तक हो गए सारे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेई मींस के बचे हैं अपने पास 35 टू 38। इसमें कोई डाउट है किसी का तो बता दो। चिराग का है 38। 38 में बोला हुआ है एक लाइन दी हुई है, इंटरसेक्ट्स द कर्व। ठीक है कोई बात नहीं, लाइन क्या है अपने पास, x माइनस 3,
x माइनस 2/3 इक्वल टू y प्लस 1/2 और z माइनस 1/-1। इसको लेमडा के इक्वल कर देते हैं। यहां से अगर जनरल पॉइंट निकाला जाए तो वो आएगा 3 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा माइनस 1 और माइनस लेमडा प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमें बोला हुआ है कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक कर्व को। कौन से कर्व को? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कोमा जेड इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, देन सी इज इक्वल टू। तो अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना जो दोनों में कॉमन होगा। अब कॉमन पॉइंट चाहिए तो ये जो पॉइंट आ रहा है अपने पास लाइन के ऊपर वाला, ये इस कर्व के ऊपर भी लाई करना चाहिए, जरूरी बात है। तो कर्व के ऊपर लाई करवा देते हैं। तो x इंटू वाई जो है मतलब 3 लेमडा प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 1 कितना आना चाहिए? सी स्क्वायर आना चाहिए। और साथ में जो z कोऑर्डिनेट है माइनस लेमडा प्लस 1 वो कितना आना चाहिए? 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, उठाकर यहां पर पुट कर दो। 3 प्लस 2 5 इंटू 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर 5 आ जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 5। ये हमारा आंसर है। दिक्कत किसी को? अच्छा, मेरा एक डाउट है, वैसे टाइम पास कर रहे हैं। ये क्या है ये? इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सही बात है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर से जो शेप बनेगी वो शेप क्या होगी? वो साक्षी का है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। वो तुमने सही बताया, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर क्या होगा? ये क्या शेप रिप्रेजेंट करेगा? और ध्यान देना 3D की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं 3D की बात कर रहा हूं। 2D में तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो तो तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है इसके ऊपर। 3D में क्या होगा? दिमाग लगाओ, और पढ़ाने वाली चीज नहीं है ये, तुम्हें खुद को दिमाग लगानी है इसमें। खुशी का कह रही है हाफ सिलेंडर ना, हाफ सिलेंडर तो दूर दूर तक ही नहीं है। हाइपरबोला अब एक्स एक्सिस ही बनेगा। मैं कह रहा हूं हाइपरबोला ही नहीं होगा, ये बनिए। एक्चुअली ये इनफाइनाइट हाइपरबोलास का कलेक्शन होगा। अब यहाँ पर बस इस पेन टैप की एक ही दिक्कत है, और वो यही दिक्कत है कि हाथ से इशारे करके नहीं समझा सकता आदमी। लेकिन इमेजिन करो अगर z 0 है तब भी इक्वेशन क्या है? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। जेड इक्वल टू 0 एक्चुअली क्या होगा? z इक्वल टू 0 एक प्लेन होगा, जिस फर्श पर तुम बैठे हो एक्स वाई प्लेन है ना, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाएगा। सपोज करो ये आ गया, ठीक है, ऐसा सा कुछ। अब जब z इक्वल टू 0.1 रखोगे, अरे सुन तो ले मोहित, सुन तो ले बेटा, सुन तो ले। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो आ गया, तो आप तो सुन ले बेटा। z अगर 0.1 रख दिया मैंने, तब भी क्या होगा? तब भी इक्वेशन में कोई चेंज आया? नहीं आया। z को 0.1 रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ रहा है इस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ता। z को 0.1 रखोगे, इक्वेशन तो सेम ही है। जब मैं 3D की बात कर रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, मतलब मेरे कहने का मतलब है z अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, मेरी इच्छा है, सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। तो z को 0.1 रखेंगे तो सोच के देखो क्या होगा। जिस प्लेन पर तुम बैठे हो, जिस फर्श पर बैठे हो, जो भी तुम्हारा रूम घर है जो भी है, उससे 0.1 हाइट पर एक क्या होगा? एक प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। तो उसमें भी सेम हाइपरबोला मिलेगा। तो इसके जस्ट ऊपर एक हाइपरबोला आ जाएगा, वो इशारे करके मैं समझा नहीं सकता जैसे मैंने कहा। तो होगा क्या? इमेजिन करो एक ही हाइपरबोला है, उसके ऊपर तुम हाइपरबोला रखते जा रहे हो, तो एक हाइपरबोला का स्टैक बन जाएगा। जैसे किताबों का वो होता है स्टैक, स्टैक को क्या बोलते हैं, जो भी स्टैक समझते ही हो, तो एक स्टैक बनता जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो एक फिगर बनेगी, नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा,
लेकिन एक के ऊपर एक हाइपरबोला होगा, कुछ ऐसी सी फिगर होगी मेरी, थर्मल पावर प्लांट जैसा। हाँ कह सकते हैं, मतलब वो ऐसा सा होगा कुछ कुछ। मेरी ड्राइंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है तो मतलब भावनाएं समझ लो। जैसे अब किसी ने बोला था हाफ सिलेंडर, सिलेंडर की इक्वेशन बता सकते हो क्या आएगी? वैसे टाइम पास कर रहा हूँ, सवालों पे भी आ जाएंगे। सिलेंडर की इक्वेशन बता सकते हो क्या आएगी? कोई गैस करना चाहे? सिलेंडर की इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो हमने, जो जितनी नॉलेज हमारे पास है उसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं। ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर के बराबर है और हाइट 10 के बराबर है। सोच के देखो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? और अगर मैं जेड वाला पोर्शन हटा दूं तो ये एक इनफाइनाइट हाइट का सिलेंडर है, क्योंकि होगा क्या, जब जेड को 0 रख रहे हो तो एक सर्कल मिलेगा, जेड को 0.1 रख रहे हो तो इसके ऊपर फिर एक सर्कल मिलेगा, फिर एक सर्कल मिलेगा, तो काफी सारी रिंग मिलेंगी ऐसी। और उन रिंग्स को जब स्टैक अप करोगे तो एक सिलेंडर क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, एक एम्प्टी सिलेंडर, है ना? वैसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, वैसे आज तक तो पूछा नहीं आईआईटी ने, पूछ ले तो बहुत बढ़िया है। चलो अगर ये चीज समझ में, जो मैं वैसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में कौन की इक्वेशन बताओगे? कौन की इक्वेशन क्या होती है? पहले बता दूं, सिलेंडर लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक्चुअली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, जैसे तुमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं ना, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, वैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, जो हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि ये एक सर्कल है। और अगर मैं सिंपल ये लिख दूं, क्योंकि कभी भी तुमसे बोल दिया जाए ना कि x इक्वल टू 4 है, तो तुम क्या बोलोगे? x इक्वल टू 4 क्या है? तो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि कितने डायमेंशन में बात कर रहे हैं। अगर 1D में बात करें तो x इक्वल टू 4 सिर्फ एक पॉइंट है नंबर लाइन पर। अगर 2D में बात करें तो x इक्वल टू 4 एक वर्टिकल लाइन है। अगर मैं 3D की बात करूंगा तो ये एक पूरा का पूरा एक प्लेन आएगा, x इक्वल टू 4। तो डिपेंड करता है। तो अगर मैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 10 बोल दूं, तो 2D में तो ये सर्कल है, लेकिन 3D में सेम चीज क्या हो जाएगी? एक इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट हाइट का सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम बातें बोल सकते हैं। साक्षी ने बोला है कोन में सर्कल का रेडियस डिक्रीज करते जाना है। हाँ, लेकिन उसको लिखोगे कैसे? सही बात है, सोच सही है। चलो हो गया, बथेरा हो गया टाइम पास, अगली बार बात करेंगे। 35 से 38, 38 तो हो ही गया। 35, 36, 37, इन तीनों में से किसी का कोई डाउट बच रहा हो, अगली बार डिस्कस करेंगे। सोच के आना एग्जैक्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, कोई भी एक इक्वेशन जो तुम समझ सको, समझा सको। तो हो गए। हाँ, कौन की इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, आज तक पूछा नहीं गया। मतलब सिलेबस तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन आज तक पूछा नहीं गया, तो होपफुली, होपफुली क्या नहीं पूछेगा, मतलब वैसे ही देख रहे हैं कि दिमाग लगा रहे हैं और कुछ नहीं। तो हो गया ये, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है अपने पास जेई एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव। इसमें मैं पहले तुम्हें बता दूं, एक दो क्वेश्चन है जो मैं नहीं बताऊंगा, और गलती से पूछ मत लेना। एक तो थर्ड और फिफ्थ, हाँ कम से कम ये दो क्वेश्चन तो मत पूछना। और साक्षी ने ये पूछ भी लिए। बच्चों ये थर्ड और फिफ्थ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर्स की बुकलेट में, अगर मुझे सही याद है तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे। एक कहीं ना कहीं हो चुका है, टेस्ट में हुआ होगा, कहीं ना कहीं मैं डिस्कस करवा चुका हूँ ये थर्ड वाला तो करवा चुका हूँ, और फिफ्थ वाला भी कहीं ना कहीं करवाया मैंने। तो ये वहीं से अपना वो कर लेना, वीडियो देख लेना, जो भी कर लेना। इसके अलावा जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं अपने। जैसे अब किसी का है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि इन द एडजेसेंट फिगर, फिगर कहां पर है, एक मिनट को, पी इज एनी आर्बिट्री इंटीरियर पॉइंट इन द ट्रायंगल एबीसी सच दैट द लाइंस AA1 BB1 एंड CC1 आर कंकरेंट एट P। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। फिगर की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बना लेंगे।
यहाँ पर ये कह रहा है कि ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है। 3 लाइंस के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है तीनों लाइंस कंकरेंट है। रेंडम सी फिगर बना लेते हैं। ध्यान देना, ये भले तुम्हें देखने में लग रही हो लेकिन गलती से भी इनको वो मत मान लेना, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड कुछ भी। तो ये पॉइंट मान लेते हैं A1 है, ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास कितना है, सॉरी B1 है, ये पॉइंट है C1। ये तीनों हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कंकरेंट है लाइंस तीनों P पॉइंट पर, ठीक है, कंकरेंट एट P। अब हमसे रेशियोज मांगे गए हैं PA1। चलो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा क्योंकि सवाल काफी अच्छा है, किस किस का हो गया ये वैसे, और सर से बिना पूछे कि कहीं सर से डाउट पूछ लियो और फिर बोल दो कि हाँ सर मेरा हो गया था, तो वो तुम्हारा नहीं हुआ था, वो सर ने किया था। किसी का हुआ ही वैसे क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन JEE एडवांस ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि सवाल थोड़ा प्यारा सा है, वैसे क्यूरियोसिटी मेरी भी। अच्छा, फिगर नहीं थी इसलिए किया नहीं, अच्छा। अब एक दो बच्चे तो कह रहे हैं कि सर मत करवाओ, तो फिर करना है नहीं करना? सवाल तो बहुत प्यारा सा है। चलो फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्राई नहीं करा तो फिगर का, हाँ चलो कोई बात नहीं, वो मैं भी समझता हूँ, फिगर पढ़ती एडजेसेंट फिगर देखती तुमने छोड़ दिया होगा कि फिगर तो ही नहीं, तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कंकरेंट लाइंस हैं अपने पास और ये है बस, और ये रेशियो मांगा गया, ठीक है। दोबारा बोलो, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानकर नहीं चलना, अगर वो मानकर कर रहे हो तो वो गलत है। ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे फिर अपने, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक कर लेना ट्राई। और बताओ कौन सा डाउट है 3rd, 4th और 5th के अलावा? मीत कह रहा है अटेम्प्ट किया हुआ है, बेटा कोई बात नहीं, एक बार और अटेम्प्ट कर लेना, फिर जब सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा तभी कर लेंगे, तभी मजा भी आएगा, नहीं तो बाकियों को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, या पता चल भी जाएगा तो उसमें खास उतना अच्छी बात नहीं है। 8th में हमें बोला हुआ है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। लाइंस हमें दी हुई है x-1/3 इक्वल टू y-2/1 इक्वल टू z-3/2। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है हमारे पास x-3/1 y-1/2 और z-2/3। हमें कहा गया है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो P। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हमें आता है, कर लेंगे। क्या करेंगे, यहां पर इसको लिख देंगे लैम्डा के बराबर, पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को उठाकर पुट कर देंगे सेकेंड लाइन में L2 में, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट आ गया। तो मैं मानकर चल रहा हूं P पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो। अब ये कह रहा है कि हमें ऐसा प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से तो पास करे ही करे। ये प्लेन जो है P पॉइंट से तो पास करना ही चाहिए और ओरिजिन से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होना चाहिए, ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, हम बोलते हैं ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस तब आएगा जब OP जो है इसका नॉर्मल वेक्टर होगा। अगर OP इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा तभी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो पॉइंट हमें ऑलरेडी पता चल चुके, OP लिख लेंगे तो नॉर्मल वेक्टर भी पता चल जाएगा, तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ भाई क्रिश, तेरा डाउट है? पहली बात तो जो बताया वो समझ में आया, लिख के बताऊं, सोल्व करके दिखाऊं? हो जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत है तो वो भी पूछ ले कि क्यों OP वाला नॉर्मल वेक्टर होगा तभी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाला है, अगर वो है तो वो भी पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, तब तक टाइप करके भेज देना। किसी को डाउट है नहीं ना इसमें? P पॉइंट निकाले ना इंटरसेक्शन पॉइंट, और OP नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा बस, ठीक है। अब किसी का है 7th। सेवेंथ में बोला हुआ है द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम अ लाइन थ्रू ABC। एक लाइन है, A पॉइंट ABC से पास कर रही है, और क्या है, उस डायरेक्शन कोसाइंस आर L, M एंड N। तो L, M, N इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। हमें एक पॉइंट PQR का
इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है कितना आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लेन के लिए तो अच्छा सा फॉर्मूला होता है कि पॉइंट पुट करो और काम हो जाएगा, इसमें कोई अच्छा तरीका होता नहीं, हमें पॉइंट निकालना पड़ता है। अगर लेमडा की वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट पुट कर देना, मुझे याद नहीं है तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तरीका बता देता हूँ, थोड़ा लंबा तो जाएगा ये। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं एम पॉइंट। अब अगर ये लाइन है जिसकी जो इस पॉइंट से पास कर रही है एबीसी से और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है, तो पॉइंट मानने का तरीका हम जानते हैं क्या जाएगा। पहली बात तो लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन एन इक्वल टू कुछ मान लेंगे लेमडा। तो एम पॉइंट जो होगा वो होगा ए प्लस एल लेमडा, बी प्लस एम लेमडा और सी प्लस एन लेमडा। ठीक है, अब m पॉइंट आ गया। अब हम जानते हैं कि pm जो वेक्टर होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर मैं pm वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं l के साथ तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। pm वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, a प्लस एल लेमडा माइनस p, ये आई कैप का कोफिशिएंट होगा, लाइन में l आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, l इंटू एल कर देंगे, प्लस pm में j कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, b प्लस एम लेमडा माइनस q, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल लाइन के जे कैप के कोफिशिएंट के साथ एन के साथ, और इसी प्रकार आ जाएगा सी प्लस एन लेमडा माइनस आर और इंटू में आ जाएगा आर इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा अगर आ जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद लंबा है और आंसर भी इसने सिग्मा में इसी वजह से दिया हुआ है। साक्षी ने कहा वहां एन आएगा, कहां पर एन आएगा, अच्छा हूँ सॉरी। ठीक है, करके देख लेना, अगर नहीं हुआ तो फिर वही व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कैलकुलेशन है क्योंकि कंसेप्ट कुछ नहीं है इसमें। और ऐसे सवाल तुमने बहुत सारे कर भी लिए होंगे, बुकलेट में कर लिए होंगे कि एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो तरीका यही अपनाते हैं अपने। लेमडा अगर पहले से याद है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन वो बस जनरल में काम करवा गया इस बार, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया। और बताओ 10 तक कोई डाउट है तो, जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव में 1 to 10 में कोई डाउट बचा हो। रिजुल का है छठा सवाल, if the line joining the origin and the point makes angles theta 1 theta 2 theta 3 with the positive direction of the coordinate axis, then the value of, पहली बात तो ये वैल्यू पूछ रहा है cos 2 theta 1 cos 2 theta 2 प्लस cos 2 theta 3। इनका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, cos 2 theta 1 2 cos square theta 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 cos square theta 2 माइनस 1, 2 cos square theta 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू cos square theta 1 cos square theta 2 cos square theta 3 और माइनस का 3। अब ये कह रहा है कि -2 1 2 और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ की गई है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 है जो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। तो भाड़ में गए पॉइंट क्या दिए हुए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पॉइंट हो। बेसिकली cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 के डायरेक्शन कोसाइंस है ना, तो ये किसका काम कर रहा है, एल स्क्वायर का काम कर रहा है, ये एम स्क्वायर का काम कर रहा है और ये एन स्क्वायर का काम कर रहा है। डिवाइड नहीं करे हुए, कहीं डिवाइड करना चालू कर दे भाई। तो ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का काम कर रहे हैं, तीनों का सम हम जानते हैं 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 2 - 3 और ये आ जाएगा -1, ये आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, और बताओ 1 to 10 कोई डाउट, नहीं तो अगले पेज पर चले। बढ़े अगले पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास 11th से लेकर 20th तक। जल्दी डाउट पूछो, कोशिश यही है आज ये वाला सेक्शन भी खत्म करके जाए। साक्षी का है 17th भी बच्चे पहले डिस्कस हो चुका है, ये या तो टेस्ट का है या वेक्टर की बुकलेट का है, ये मुझे याद नहीं है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, टेस्ट का है शायद, तो ये डिस्कस हो चुका है ना बच्चे ये तो।
या उस टाइम अटेंड नहीं करी थी? क्योंकि तो ये तीनों डाउट शायद टेस्ट के ही पूछे हैं। वो उसमें देख लेना एक बार, अगर फिर भी डाउट हो, ऐसा नहीं है कि वो देख के समझ नहीं आ रहा तो छूट गया, ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी वीडियो देख लेना ताकि बाकी सबका टाइम भी थोड़ा मतलब बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर सकें जो नहीं हुए। अगर वीडियो देख के समझ में नहीं आते तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, वहां समझा दूंगा। चिराग का है 20वां सवाल। जो 20th क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, और ये हमें दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी दिया हुआ है। तो वही वाली बात है, ऐसा जब दिया हो और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो कहीं ना कहीं वेक्टर्स का यूज किया गया और क्या कहते हैं उसे, डॉट प्रोडक्ट का यूज किया गया। तो 3D का सवाल ही नहीं है, ये वेक्टर का सवाल है। यहाँ पर हम दो वेक्टर्स मान लेंगे, पहला वेक्टर मान लेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दूसरा वेक्टर हम मानेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सी सॉरी जेड के कैप। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो कितना आएगा, ए एक्स आएगा प्लस बी वाई आएगा प्लस सी जेड आएगा। डॉट प्रोडक्ट को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, इनटू में आ जाएगा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो एंगल है उसका कोस थीटा। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसकी वैल्यू हमें दी गई है पी। ये जो अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर है वो अपोन में आ जाएगा, कोस थीटा भी अपोन में आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। अगर मैं स्केयरिंग कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इक्वल टू पी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और इनटू में आ जाएगा सेकंड स्केयर थीटा। हमसे पूछी हुई है मिनिमम वैल्यू, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सेकंड स्केयर थीटा को मिनिमम वैल्यू देनी पड़ेगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1। तो इसके पूरे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी पी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और इसी को इसने थोड़ा सा छोटा बनाकर लिखा हुआ है सिग्मा ए स्केयर, जिसका मतलब यही होगा। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद आशिमा का है 19th क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच द सेंटर ऑन द पॉजिटिव z एक्सिस विच पासेस थ्रू द सर्कल। अगर पॉजिटिव z एक्सिस पर अगर उसका सेंटर है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया अल्फा है, रेडियस का भी हमें कोई आइडिया नहीं है, हमने मान ली r है, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो, सॉरी स्फीयर की इक्वेशन लिखनी हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। हमें कहा गया है ये जो स्फीयर है इस सर्कल से पास कर रहे हैं, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0। यहां पर भी देखो उसको जेड इक्वल टू 0 देना पड़ा, क्योंकि अगर वो जेड इक्वल टू 0 ना देता तो सर्कल ना होकर वो स्फीयर बन जाता, इसलिए उसने एक सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेन में सर्कल की बात करी है ताकि एक ही रिंग मिले, ठीक है। तो हमारा जो स्फीयर है ये वाला वो इस सर्कल से पास कर रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको उठाकर यहां पर पुट करूं स्फीयर में तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, जेड को कितना पुट करना है 0, तो 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन तो अपने पास ही आ जाएगी। फिर हमें बोला हुआ है कि एक प्लेन है जहां पर प्लेन की इक्वेशन है एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। ये प्लेन इस स्फीयर को कट करके जा रहे हैं, तो ये स्फीयर ये प्लेन इसको कट करके चला गया, बिल्कुल 2D वाला काम होता है इसमें। सेंटर हमें पता है, मतलब माना हुआ है हमने 0 0 अल्फा, ये प्लेन है। अगर परपेंडिकुलर गिराया जाए ये इस तरीके से फिगर बनती है। इसने कहा है कि जब ये प्लेन जो है स्फीयर को काट के जा रहे हैं तो जो सर्कल बनेगा, जो क्रॉस सेक्शन का सर्कल बनेगा उसकी रेडियस 3 है, मतलब बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इतना हॉरिजॉन्टल ये 3 है। रेडियस हमने ऑलरेडी r मानी हुई है, ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं p, कैसे, पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट पुट करेंगे कितना आएगा 2 अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 3। मोड लगा लेते हैं, वैसे स्केयरिंग में फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर यहाँ पर अगर हम वो लगाएं क्या कहते हैं उसे, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा r का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, मतलब 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बेस का स्क्वायर 9। रेडियस
आर और अल्फा, इन दोनों में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सोल्व करेंगे आर आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और पूछा क्या हुआ इसने, इक्वेशन पूछी हुई है तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तरीका होगा। और कोई बचा हो इस पेज पर किसी का डाउट 20th तक? कोशिश करते हैं आज खत्म ही कर लेते हैं चीज को। बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे रिपीटेड ही हैं इसमें। मिहित का है 18th क्वेश्चन। Which of the following planes intersects the plane xy x minus y plus 2z equal to 3 और 4x plus 3y minus z equal to 1 along the same line? कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है एक प्लेन है हमारे पास, इसको P1 बोल रहा हूँ, इसको P2 बोल रहा हूँ, ये दो प्लेन है P1 P2। ये कह रहा है ये दोनों एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन आगे मान लो L। तो हमें एक नया प्लेन चाहिए जो इन दोनों प्लेन को इसी लाइन पर इंटरसेक्ट करे। तो बेसिकली जो नया प्लेन मिलेगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन लाइन से पास करेगा, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स यूज कर सकते हैं। तो नए प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 होगी। ऐसे कितने प्लेन आएंगे? इनफाइनाइट। तो हम यूनिक आंसर तो नहीं बता सकते, तो हमें ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शंस में कौन सा ऐसा प्लेन है जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वो चेक कर लेना, वहां से आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, मीत हो जाएगा। ठीक है, रिजुल का है 12वें में भाई तुझे क्या बोला हुआ है? द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7 और साथ में x माइनस वाई इक्वल टू 3। हमें कहा गया इन दोनों के परपेंडिकुलर एक प्लेन है जिसको मैं नाम देता हूं एक बार P1। तो P1 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा? इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है। पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है 1 1 2, अगर मैंने सही लिखा है तो एक मिनट रुको, 1 1 2 सही है। दूसरे वेक्टर का है 1 माइनस 1 0, दूसरे प्लेन का। अगर सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, मैं कर ही देता हूँ, 2i कैप और 2j कैप माइनस 2k कैप। ये पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया। दूसरा प्लेन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, डॉट प्रोडक्ट लगाकर इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा आ जाएगा, वहां से इनके बीच का एंगल आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे, तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, या अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो π/2 डी ऑप्शन। ठीक है, और बताओ भाई, कोई इक्का दुक्का रह गया तो कोई सवाल? ठीक है, तो फिर लेक्चर अपलोड हो जाएगा ये वाला कल तक मोस्ट प्रोबेबली। देख लेना, अगर कुछ डाउट हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो जिसका जो रह गया हो। बाकी अगर टाइम टेबल में कोई चेंज ना आए तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे जेई मेन प्रीवियस ईयर। तो ट्राई तुमने करी रखी है, एक बार फिर भी दोबारा देख लेना, डाउट्स ढूंढ लेना। वैसे तो उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन अगर जेई मेंस प्रीवियस पूरे हो गए डिस्कस तो जेई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जेई मेन एट प्रीवियस ईयर ही होंगे। इंटीजर आशिमा बाद में करेंगे, इन दोनों के बाद फिर बारी आएगी इंटीजर की, और इसके बाद बारी आएगी कॉम्प्रिहेंशन की। उसके बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्रोबेबिलिटी में तो डिस्कस करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, छोटे सवाल होते हैं उसके तो काफी। तो हो गया सबका। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्सडे को, अगर टाइम टेबल कुछ चेंज ना हुआ। बाकी तुम्हारे पास आता ही है, मेरी क्लास होगी तो मैथ्स के आगे बुकलेट डिस्कशन लिखा होगा, अमन सर की होगी तो वो जो भी लिखते हैं मैथ्स प्रोबेबिलिटी जो भी लिखते हैं वो लिखा होगा, बताइए तुम्हें। चलो बाय।